नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के 2 साल बाद अचानक मोदी सरकार ने सूबे के नेताओं को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया और नेता आ भी गए। इस बैठक पर देश ही नहीं दुनिया की भी निगाहें लगी हुई थी। तो बैठक में क्या क्या हुआ, क्या बात हुई, उस पर बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े चेहरों में से एक गुलाम नबी आजाद आमने सामने में मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुलाम नबी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। जी जी। अच्छा, तो बैठक आप लोगों ने अटेंड की, तो ऐसा बैठक में 24 जून को बुलाया गया, मतलब एकदम सडनली सब कुछ हुआ। ऐसा क्या हुआ? किसने बात शुरू की कि संवाद होना चाहिए? किसने आपको न्योता दिया? अब ये सत्य है कि बहुत समय के बाद 2019 अगस्त को ये घटना हुई और आज 2021 जून है, तो तकरीबन 2 साल हो रहे हैं। तो अचानक गृह मंत्रालय से होम सेक्रेटरी का टेलीफोन आया और उन्होंने कहा इस तरह से प्रधानमंत्री जी मीटिंग करना चाहते हैं। तो हमने हाँ कर दी और सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात का बड़े देर से इंतजार कर रहे थे कि कोई न कोई गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी अगस्त 5, 2019 के बाद कोई बात तो करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो संभव हुआ अभी जून 24 को, और सभी पार्टीज ने उसमें शमूलियत की, उसमें हिस्सा लिया जिन जिन पार्टीज को सरकार ने बुलाया था। और एक अच्छे वातावरण में, मैं ये कह सकता हूं कि एक बहुत अच्छे वातावरण में बातचीत हुई। बहुत सारी आशंकाएं थी कि शायद सरकार के बीच में और विपक्षी दलों के बीच में बहुत टकराव होगा, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई और हमने पूछा कि भाई एजेंडा नहीं है तो हम किस एजेंडा के बात करेंगे, अगर आपने एजेंडा भेजा होता तो हम पूरी तैयारी करके आते। लेकिन गृह मंत्री ने बताया कि एजेंडा आपके हाथ में है, जितने भी लीडर आए हैं जिस बात पे भी बात करना है, जो भी बात करना है खुल के बात करें। और प्रधानमंत्री हर बात को सुनने के लिए तैयार है, और कोई भी अगर आक्रोश वाली बात है उसको भी सामने रखें, उसको भी सुनने के लिए तैयार है। तो बहुत कुछ अचानक हो गया गुलाम नबी जी, बहुत कुछ अचानक आप लोगों को बुलाया गया। अचानक कहा गया कि आप 24 तारीख को मीटिंग है। अचानक गृह मंत्रालय से फोन आया, अचानक प्रधानमंत्री जी आप सबसे मिलने लगे। अचानक ये कहा गया कि एजेंडा कुछ नहीं होगा, और अचानक ये भी कहा गया कि कड़वी बात भी सुनने के लिए प्रधानमंत्री तैयार हैं। तो ऐसा 2019 के बाद, अगस्त 2019 के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि लग रहा है कि जैसे सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है? तो मेरे ख्याल में 2019 में भी ये बिल अचानक लाया गया था, तो इसका अचानक से कोई संबंध है? वो भी अचानक लाया गया था और ये मीटिंग भी अचानक थी। तो मैं यही कहूंगा कि जैसे 2005 में ये जब बिल पार्लियामेंट में लाया गया था राज्यसभा में, तो उस वक्त भी इसका उल्लेख कहीं उस बिजनेस में नहीं था उस दिन की। तो अचानक गृह मंत्री जी ने इस बिल पे बोलना शुरू कर दिया। तो जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को अचानक बिल लाया गया था, उसी तरह से 2021 24 जून को ये मीटिंग भी अचानक हुई। कुछ बदला क्या 22 महीनों में जम्मू कश्मीर की जमीन पर? ऐसा क्या बदलाव हुआ है वहां पे? बहुत जमीन आसमान का बदलाव हुआ है, और जो बदलाव आया है वो एक बहुत अच्छी स्टेट, खाती पीती स्टेट, खुशहाल स्टेट, डेवलपिंग स्टेट, जहां के स्वास्थ्य के आंकड़े
शिक्षा के आंकड़े, दूसरी पैरामीटर्स बहुत कई राज्यों से बहुत अच्छे थे। तो मैं ये कहूंगा कि इन 2 सालों में एक अच्छी सी स्टेट को एक गरीब स्टेट में बदल दिया गया। हमारे कश्मीर और जम्मू के अलग अलग डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं और हमारी जो इकॉनमी जो है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कश्मीर है, कश्मीर पूरी दुनिया में और देश में आज से नहीं सैकड़ों सालों से कश्मीर पर्यटन के लिए जाना जाता। पर्यटन ठप का मतलब है कि सारे सैकड़ों बड़े छोटे होटल बंद हैं, उसमें जो मुलाजम करने वाले हैं उनकी छुट्टी की गई है। तो उसका मतलब है टैक्सी उसमें तो कोरोना का भी एक इम्पैक्ट रहा होगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा स्टेट जो कि एक डेवलपिंग स्टेट था जम्मू और कश्मीर, और वो बिल्कुल कंगाली के कगार पे आ गया, वहां पे लोगों के पास काम नहीं है, वो सब सही है। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्रालय या गृह मंत्री तो ये कहते हैं कि हमने जो 22 महीनों में किया, हमने मिलिटेंसी को खत्म कर दिया, हमने वहां से जो ये इस तरीके हुर्रियत गैंग को खत्म कर दिया। तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज है ना। अगर आप रेस्ट ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कश्मीर तो विन विन है। देखें, मिलिटेंसी तो सीज फायर की वजह से बंद है और सीज फायर कोविड की वजह से बंद हुआ है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते। और मैं आपको बताऊं, मिलिटेंसी जब हम थे उस वक्त भी तकरीबन खत्म हो गई थी। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि जब से गवर्नर रूल आया था और एलजी रूल आया था, मेरे वक्त में जितनी मिलिटेंसी उससे 3 गुना मिलिटेंसी हो गई, और जो सीज फायर वायलेशन है वो तो 10 गुना ज्यादा बढ़ गए। तो ऐसा गलत है ऐसा। और वो हम पार्लियामेंट में सब उसमें अब पुरानी बातों को हम नहीं दोहराना चाहते हैं। हम दोहराना ये भी चाहते हैं कि हमने स्वास्थ्य के आंकड़े भी सदन में बताए हैं कि कितने हिंदुस्तान के जो पैरामीटर्स हैं उसमें हम कितना ज्यादा थे और आज कहाँ हैं जी। एजुकेशन पैरामीटर्स कहाँ थे ये पहले और आज कहाँ हैं जी। हम आज उस विवाद में नहीं जाते हैं। अगर गिनेंगे तो फिर वही कहेंगे कि आज के सिस्टम में हमारा हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, मैंने सदन में भी बताया था, कल भी बताया था कि इस 1.5 साल में जम्मू की 65% इंडस्ट्रीज जम्मू की बंद हो गई है 1.5 साल में जी। लेकिन गुलाम नबी जी, इंडस्ट्री आई कहाँ? हमने मीटिंग में भी ये बताया कि हमसे प्रॉमिस किया गया था कि नए उद्योग आएंगे। नए उद्योग तो सवाल ही नहीं, लेकिन 65% उद्योग बंद हो गए जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी नया कश्मीर बनाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली और दिल की दूरी को कम होना चाहिए। तो इस पे तो आप सबको भरोसा करना चाहिए। देखो, भरोसा तो हम 7 साल से कर रहे हैं। हमने कब कहा हमें प्राइम मिनिस्टर पर भरोसा नहीं है? लेकिन हमें पुराना कश्मीर ही चाहिए, वो मैं बोल जा, क्योंकि पुराना कश्मीर बहुत अच्छा था। नया कश्मीर में तो कुछ है ही नहीं वहां। लेकिन अब मैं पहले फिर बताता हूं कि अब हम पुरानी चीजों में नहीं जाते हैं। मैं पार्लियामेंट में वो सब बार बार कह चुका हूं, तो उसको दोबारा नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन ये जरूर है कि अब एक नई शुरुआत, हम सब पॉलिटिकल पार्टीज ने पुराना जो टकराव का रास्ता था उसको छोड़कर हमने कंस्ट्रक्टिव बातें की हैं मीटिंग के अंदर, और सरकार की तरफ से भी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रही, गृह मंत्री की तरफ से भी, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। अब ये सरकार तक है कि वो इसको आगे कैसे चलाता है। लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि पुरानी चीज को हमें छोड़ना पड़ेगा और अगर दिल की दूरी को कम करना है तो रास्ते आगे बनाने पड़ेंगे, सही? तो इसमें क्या अब आपको लगता है कि 370 पर बात नहीं होनी चाहिए? क्योंकि उस मीटिंग से निकलते ही महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि जब तक 370 नहीं तब तक बातचीत नहीं। देखो, बातचीत तो हुई, अभी की मीटिंग भी तो 370 के बगैर ही हुई।
लेकिन उसमें हर पार्टी का अपना लेकिन 370 के बगैर चुनाव नहीं। बेसिकली महबूबा मुफ्ती ये कहना चाह रही कि 370 को वापस लाइए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता। हमारी पार्टी ने वहां जो बोला अंदर, हमने बोला कि ये दो बड़े घटनाएं अगस्त में हुई थी पार्लियामेंट के अंदर। एक 370 को खत्म किया गया था और दूसरा स्टेट को दो हिस्सों में बांटकर 2 यूनियन टेरिटरी बनी। लेकिन 370 के बारे में चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने और कानून यह है कि अगर कोई चीज विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट के सामने तो आप उसके बारे में पब्लिक में चर्चा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने 370 है तो हम इस पे पब्लिक में कोई चर्चा नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब चुनाव में 371 को आप मानेंगे? चुनाव के लिए आप 371 को मानेंगे? देखो, जो अपनी अपनी पार्टी को मैं तो रोक नहीं सकता, लेकिन जहां अंदर है अंदर मीटिंग में महबूबा जी ने ये नहीं कहा कि 370 नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं होंगे। आप बाहर पब्लिक में जो मर्जी है कहो। हाँ, उन्होंने ये बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट में 370 वापस लाने के लिए लड़े, तो वो तो लोकतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट में हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना हक है कि वो क्या दृष्टिकोण से वहां जाए और लड़े। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगी तो उस वक्त जो भी पार्टी को लाइन लेना होगी लेंगे। लेकिन मैं अभी, चूंकि कानून यह है कि जब कोई चीज सुप्रीम कोर्ट के सामने होती है तो आप उसके बाहर चर्चा नहीं कर सकते हैं। अगर आप चर्चा करें उसमें तो वो कानूनन खिलाफ है। एक बात बताइए, आपके बड़े अच्छे रिश्ते हैं फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब से, उमर से, तो उन लोगों का ये मानना है कि 370 तो अब कॉन्स्टिट्यूशनली खत्म हो चुका है कानून, तो उसके बारे में हम क्यों बार बार बात कर रहे हैं? आप उनकी इस बात से सहमत हैं कि अब जो बीत गई सो बात गई, अब आगे की बात करें ना, 371 की बात करें? देखो, हमारी पार्टी की यही लाइन है कि कुछ लोग 370 के फेवर में है, कुछ लोग 370 के खिलाफ है। इसीलिए ये कोर्ट में चला गया है। अब ये उन तमाम पार्टीज पर निर्भर है जो इसको चाहते हैं वो अपना वकील खड़ा करेंगे, जो नहीं चाहते अपना वकील खड़ा करें। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट जी, लेकिन जैसे मंदिर का विषय था, कई सालों से पढ़ रहा था, लेकिन सरकार ने और तमाम विपक्षी पार्टियों ने यह निर्णय लिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा। तो कांग्रेस ये मान ले कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा कांग्रेस जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा उस वक्त सब पार्टीज को निर्णय लेना है। लेकिन गुलाम नबी जी आपकी पार्टी के पूर्व गृह मंत्री रहे हुए पी चिदम्बरम जी, याद आपके सीनियर लीडर्स हैं, कोलीग्स हैं, दिग्विजय सिंह, उन सब का यही बयान आता रहा है कि 370 के बिना कोई बातचीत, कोई चुनाव नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब मैं ये मानूं कि आप उनकी बात से असहमत हैं? देखिए, मैंने जो बात बताई ये पार्टी की लाइन है, क्योंकि हम पार्टी को वहां रिप्रेजेंट करते थे। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर वहां नहीं गया था। जो पार्टी है और पार्टी की जो पॉलिसी है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं कुछ भी कह सकता हूं, मेरे कुलीग कुछ भी कह सकते हैं, सक्षम है, बहुत सीनियर, बहुत आदर करता हूं मैं, लेकिन पार्टी ने ये निर्णय लिया है और जो कानून भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने चीज है, हमें जो भी कुछ कहना होगा सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे, लेकिन पब्लिक में हम उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो अगली बैठक के लिए कोई एजेंडा, कोई चीज, कोई बातचीत प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी की तरफ से हुई कि अब अगली बैठक कब होगी? दिल की दूरियां और कैसे कम की जाएंगी? देखिए, मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि आगे बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स है। कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ये स्टेट के डिवीजन के बाद प्रॉब्लम होगी, और आज ब्यूरोक्रेसी है वो सरकार चला रहे हैं।
और प्राइम मिनिस्टर ने भी हम सहमत थे हमसे कि भाई पॉलिटिकल लीडरों का एक अलग रास्ता होता है, ब्यूरोक्रेसी का एक अलग रास्ता है। गवर्नर के खिलाफ किसी ने नहीं बताया क्योंकि पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का काम एक अलग है, उनको कभी पॉलिटिक्स नहीं सिखाया जाता। तो हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र बहाल करना है और लोगों को सुनवाई अगर देनी, उनको सड़क चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनको पानी चाहिए, तो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और इधर से माननीय प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री पिछले 2-4 सालों से ये कह रहे थे और हम पर आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर, क्या आपने बीडीसी के इलेक्शन नहीं कराए, इतने साल डीडीसी के इलेक्शन नहीं कराए, लोकतंत्र को जाने नहीं दिया। तो हमने उसकी सराहना की कि हाँ, इस सरकार ने बीडीसी डीडीसी इलेक्शन कराए, लेकिन हम सरकार को यह भी बताएं कि बीडीसी और डीडीसी से सबसे बड़ी जो लोकतंत्र सिस्टम है वो तो एमएलए है, वो विधानसभा है। तो ऐसे कैसा है कि बीडीसी बन गई, डीडीसी बन गई और विधानसभा नहीं? तो इसलिए लोकतंत्र के लिए विधानसभा सबसे जरूरी है। तो पहले हमें स्टेटहुड देना चाहिए। अगर कोई ऐसा सिनेरियो, स्टेटहुड के बाद विधानसभा के इलेक्शन होंगे। जी गुलाम नबी जी, अगर कोई एक ऐसा सिनेरियो बनता है जिसमें कि ये होता है कि एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म की जाए पॉलिटिकल पार्टीज की, कोई नेशनल गवर्नमेंट आपने देखी है हिंदुस्तान में कभी बनते? कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ अचानक चीजें होती रहती हैं। अगर ऐसा कुछ तो हो गया, कुछ तो हो गया अगस्त में 2 साल पहले। आपको गुलाम नबी जी उस प्रदेश का, जम्मू और कश्मीर का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री माना गया है अब तक का। आपके बारे में ये कहा जाता रहा है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा दिया, डेवलपमेंट किया, टूरिज्म बढ़ा और घाटी के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी पहुंच और पकड़ जम्मू में भी है और घाटी वैली में भी है, कश्मीर में भी है। तो क्या मैं ये मानूं कि गुलाम नबी आजाद आगे के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, अगर कोई कॉम्बिनेशन इस तरीके का? नहीं, देखें, ये किसी ने कल भी एक सर्कुलेट किया है वीडियो कैसा, और वो किसी आदमी ने बनाया है वीडियो, क्योंकि वो जैसे बात करता है दूसरे आदमी से, लेकिन दूसरे आदमी की तो आवाज ही नहीं आती है। उसने ये सब कहानियां डाली हैं, गुलाम नबी आजाद बनेंगे, सब पार्टियां खत्म होगी। ये सब किसी की शरारत है, मैं आपकी नहीं बताता हूं। सर्कुलेट कल सुबह से हो रहा है, परसों से। मेरे सभी कुलीग्स वहां सक्षम रहे हैं। अपने अपने वक्त में सभी मुख्यमंत्रियों ने आतंकवाद का मुकाबला किया है, आतंकवाद के थ्रेट से मुश्किल से बचे हैं। जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर या लीडर बनना 1990 के बाद, पिछले 30-31 साल के बाद आसान नहीं है। आप अगर एक फंक्शन में जाते हैं तो वापस आएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो या तो आपके पब्लिक मीटिंग में बम ब्लास्ट होगा या हेलीकॉप्टर के नीचे ब्लास्ट होगा, ये तमाम चीजें जाके, तो इन जान जोखों में डालकर वहां के मुख्यमंत्रियों ने काम किया है, अपने अपने तरीके से काम किया है। मैं उसकी सराहना करता हूं। इस वक्त मैं नहीं समझता कि कोई भी सीनियर लीडर, चाहे वो गुलाम नबी हो, फारूक अब्दुल्ला साहब हो, महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला साहब हो, या कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी जो का लीडर जो एम्बिशन रखता हो चीफ मिनिस्टर बनने का, वो शायद इस लिए नहीं लड़ रहा है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। वो इस वक्त असेंबली चाहते हैं, लेजिस्लेचर चाहते हैं, तो एमएलए चाहें किसी भी पार्टी के, ताकि लोगों का काम हो। तो एक बात बताइए, डीलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है जम्मू और कश्मीर में, और कहा यह भी जा रहा है कि डीलिमिटेशन के प्रोसेस में जम्मू के रीजन की सीट्स और बढ़ाई जाएंगी और दोनों को पैरिटी किया जाएगा, जम्मू को भी और वैली को भी। तो इसमें आपको लगता है क्या कि ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा, या ये ऐसे ही एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होके निकल जाएगा? देखिए, हम लोगों की इच्छा थी, सब पॉलिटिकल पार्टीज की, कि डीलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, सीधे स्टेट बहाल होनी चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। और उसका कारण था हमारी मांग का कि 2 साल पहले, 1 साल पहले जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों की डिलिमिटेशन इकट्ठे अनाउंस की गई थी।
लेकिन जब असम का इलेक्शन आ गया नजदीक, तो उससे 3-4 महीने पहले वो स्थगित की गई, पोस्टपोन की गई वहां की डिलिमिटेशन, और इलेक्शन किया। तो हम लोगों की मांग थी, और उमर साहब ने ये उठाया भी, लेकिन मांग कोई बोल पाया कोई नहीं बोल पाया, हम सब की मांग थी, लेकिन उमर साहब ने बोल ही दिया और उसको हमने सपोर्ट किया। असम की तरह यहां भी उसको डेफर करो, असेंबली इलेक्शन और स्टेटहुड के बाद दे दो। लेकिन उसमें गृह मंत्री जी ने एक बात बताई जो कि एक पॉइंट है जिसको हम काउंटर नहीं कर पाए, वो अच्छा मुद्दा उन्होंने गृह मंत्री ने बताया। उन्होंने कहा कि देखो, असम के अंदर तो जितनी एमएलए की संख्या थी, न वो कम हुई है न बढ़ी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ गई हैं। जम्मू और कश्मीर में तो वो 7 सीटें जो बढ़ी हैं, वो कहां से इलेक्शन लड़ेंगे? उनके लिए तो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी निकालनी पड़ी। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर समझता हूं वो बात तो ठीक है। इसका मतलब कि केंद्र सरकार में और जो बीजेपी की जो हमेशा से मांग रही है पॉलिटिकल पार्टी की कि दोनों की पैरिटी होनी चाहिए जम्मू और कश्मीर की, उसको आप कहीं ना कहीं इंडोर्स करते हैं। ना इसमें जम्मू का कोई लोग कुछ कर सकता है, ना कश्मीर का, और ना केंद्रीय सरकार। ये इलेक्शन कमीशन ने ये जो डिलिमिटेशन कमेटी बनी है, ये डिलिमिटेशन कमेटी में ये उसको देखना है कि जहां जरूरत होगी नीड बेस्ड होनी चाहिए। वो कश्मीर में भी है, जम्मू भी है जी। और मैं चाहूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि वो बैलेंस मेंटेन करेंगे। इलेक्शन कमीशन को एक नया विवाद नहीं खड़ा करेंगे। जब इलेक्शन कमीशन इसमें जाएगा इन 7 सीटों को बांटने के लिए, तो इस तरह से बांटे कि जम्मू वाले भी खुश हों, कश्मीर वाले भी खुश हों, और सब समुदायों को रिप्रेजेंटेशन भी मिले, और सब समुदाय खुश भी हों। हमारे अलग अलग समुदाय हैं, हमारे मुस्लिम और हिंदूज में वहाँ शेड्यूल कास्ट भी आते हैं, शेड्यूल ट्राइब भी आते हैं, बैकवर्ड भी आते हैं। इन सबको कॉन्फिडेंस में लें और लीडरों को दोबारा काम, इससे पहले कि वो कोई बड़ा निर्णय और लें, इस तरह की जो मीटिंग उन्होंने बुलाई, इस तरह की मीटिंगें बीच बीच में हर 2-3 महीने के बाद होनी चाहिए। तो बहुत सारी कंफ्यूजन दूर होगा, और प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री और दूसरे जो मंत्री हैं, उनको भी फर्स्ट हैंड जो जो आइडिया होगा वो लीडरों से मिलके ही होगा। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए कि पिछले 7 सालों में कश्मीरी पंडितों का जो मसला है वो बहुत सालों से चल रहा है, पिछले 30 साल से चल रहा है, और पिछले 7 सालों में बड़ा एक्सपेक्टेशंस था। इनफैक्ट अभी भी जो 24 तारीख की मीटिंग थी, उसमें भी कश्मीरी पंडितों को ये एक्सपेक्टेशन था उनका कि उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा, उनके विस्थापना के मुद्दे की भी बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब क्या कांग्रेस के लिए ये बड़ा मुद्दा होता है, रहता है या नहीं, कि ये सब बातें अब छूट गई और सबको नए सिरे से देखना और समझने की जरूरत है? नया जो कश्मीर बनाने की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, उसी पे हमें आगे चलना चाहिए। देखिए, ये देश के सामने और जम्मू कश्मीर के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा। जब मैं चीफ मिनिस्टर था, मनमोहन सिंह जी यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, हमने कुछ प्रयास किए थे। मैंने जम्मू में खुद 3 दिन हेलीकॉप्टर लेके जगह ढूंढी थी उनके विस्थापन के लिए, और एक दरिया के किनारे 1 किलोमीटर निकाली थी, तो 20,000 वहां लोगों के लिए 5,000 के करीब क्वार्टर बनी, जिसमें 20,000 लोग आए, और प्रधानमंत्री जी ने मुझे कुछ 600-700 करोड़ उसके लिए दिए थे, और हम लोगों ने, और प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, फाउंडेशन स्टोन मैंने रखा था। तो 2-2.5 साल के अंदर अंदर हमने बनाए, फिर अलग 2,000, 3,000 और अलग जगहें बनाए, कश्मीर के अंदर बनाए। प्राइम मिनिस्टर से हमने रिक्वेस्ट किया कि आप उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए करिए, तो प्राइम मिनिस्टर ने 6,000 पोस्टें मुझे मनमोहन सिंह जी ने दी, और 3,000 तो पोस्टें मेरे वक्त में ही भरी गई थी, क्योंकि बहुत लोग कम अप्लाई करते थे। पहले उनका था कि हम कश्मीर में नहीं नौकरी करेंगे और जगह, फिर वो हमने छूट दी थी। तो बहरहाल हमने उनके रहने के लिए भी, उनके विस्थापन, उनके
अकोमोडेशन के लिए भी, उनकी एजुकेशन के लिए भी पूरे हिंदुस्तान में रिजर्वेशन हुई थी। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल कॉलेजेस में हमारे ही वक्त में उसमें बहुत सारे हजारों लोग पढ़े। और जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उनके लिए विशेष 6000 नौकरियां की गई थी। लेकिन हमें उम्मीद थी कि अभी ये 7 साल में, क्योंकि बीजेपी ने उसको ज्यादा बहुत एक्सप्लॉइट किया था, तो इस वक्त में कुछ ज्यादा होगा, लेकिन 7 साल में हुआ नहीं। मुझे बहुत अफसोस है। इसलिए मैंने ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो 5 हमारे मुद्दे हैं, उन 5 मुद्दों में कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर लेने की बात की है। और हम कमिटेड हैं और हम इसमें पूरी सरकार की सहायता करें। उनको लेना चाहे कश्मीर में, जहां उनको जगह आए, इकट्ठे रहे। बीजेपी का मुद्दा छीन रहे हैं आप लोग। सुनिए, स्वागत करने, बीजेपी का मुद्दा छीन रहे हैं आप बीजेपी के हाथ से। हम किसी से कुछ नहीं छीन रहे हैं, न हम किसी से कुछ छीनना चाहते हैं, और न हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि हम लंबी कभी लकीर खींचे। हम इनने इसीलिए कहा कि आइए हम मिलके इसको करें, ताकि क्रेडिट एक पार्टी न ले, फिर ये वो मैंने किया। इसलिए हमने बड़े सिलेक्ट करके वक्त के कि हमारे सभी पॉलिटिकल पार्टीज की ये नैतिक जिम्मेदारी, हम अपने भाइयों को जो हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से इकट्ठे आते रहे हैं, जिन टीचरों ने हमको पढ़ाया जी, जिन यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल में, आज वो हमसे बाहर है, हमको अच्छा नहीं लगता। जी, तो एक बात बताइए, अब मैं एक आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि वहां से निकलते, मीटिंग से निकलते ही महबूबा मुफ्ती ने पहले कहा, और उससे पहले भी कहा, और अभी भी शायद पीडीपी के और लीडर्स भी कह रहे हैं कि बिना पाकिस्तान से बातचीत के ये बातचीत जो है वो बेमाने है। आपकी पार्टी के नेता सैफुद्दीन सोज ने भी पाकिस्तान से बातचीत करने का समर्थन किया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान से अगर फिर से बातचीत होगी तो इसको ये फिर मसला फिर वहीं का वहीं तो आ जाएगा, फिर पाकिस्तान घुसेगा, फिर पाकिस्तान। दूसरी पार्टी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त हम इस बात को, इस इशू को दोबारा उठाएं। इस वक्त हमें, क्योंकि कई चीजें हैं, इस वक्त हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स, इस वक्त हमें स्टेटहुड की प्रॉब्लम है, इस वक्त हमें इलेक्शंस की प्रॉब्लम है, इस वक्त हमें कश्मीरी पंडितों को स्थापित करने की प्रॉब्लम है, इस वक्त हमारी लैंड, जो जमीन और जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी जरूरत है। हम तो पहले हमें अपनी चीज इंटरनल, देश के अंदर, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, जो अंदर हमारी सेटल होनी है चीजें, हम पहले उनकी बात करें, बाद में बात की बाहर जी, की बात। जी जी, तो गुलाम नबी जी, हर चीज का एक समय होता। जी जी, बड़ी हवा है कि गुलाम नबी जी की पर्सनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी है प्रधानमंत्री जी के साथ, तो ये इतनी हवा क्यों उड़ती रहती है भाई? कुछ उसमें दोस्तों की मेहरबानी रहती है, कुछ बाहर के दोस्तों की, कुछ अंदर के दोस्तों की, आप समझ गए। अब प्राइम मिनिस्टर और लीडर अपोजिशन और मोस्ट ऑफ द पीपल जो कहते हैं, मैं हमेशा, मेरे ख्याल में सरकार की पॉलिसियों की जितनी निंदा मैंने एज लीडर अपोजिशन की है, लेकिन फर्क इतना है कि मैं पॉलिसी की निंदा करता हूं, मैं व्यक्ति की निंदा नहीं करता। क्यों? व्यक्ति के तौर पर तो हम सब एक हैं, हमारी बरादरी है, पॉलिटिशियंस की बरादरी है, वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, लेफ्ट हो, राइट हो, लेकिन मैं व्यक्तिगत अटैक कभी नहीं करता। लेकिन अगर देखेंगे पार्लियामेंट का 7 सालों का रिकॉर्ड, अगर आप आज ही गूगल पे करिए, यूट्यूब पे करिए गुलाम नबी आजाद इन पार्लियामेंट, तो आप देखेंगे 7 साल में तकरीबन 150-200 स्पीचेस होंगी, जो हर पॉलिसी जो गलत थी, गलत पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी तो थी, तो उसकी सराहना की, लेकिन जो गलत पॉलिसी थी उसकी निंदा की। लेकिन ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती, जी, प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, लीडर अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है।
तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का, उस पोजीशन का अगर आदर नहीं करेंगे तो उसका मतलब है हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं। हमारी उतनी ही अच्छी इक्वेशन सीपीएम के लीडरों से है, उससे अच्छी सीपीआई के लीडरों से है, उतनी बीएसपी के लीडरों से है, समाजवादी के लीडरों से है, डीएमके के लीडरों से है। एआईडीएमके हमारे साथ नहीं, डीएमके लीडरों से भी मैं हाउस के अंदर ही गले मिलता था। एआईडीएमके वो हमारे खिलाफ है, हम उनके खिलाफ है, मैं उनके प्रचार खिलाफ था, लेकिन व्यक्ति के खिलाफ तो नहीं हूं ना। व्यक्ति तो इंसान है। जी मैं एक तो जैसा मैं इंसान हूं वैसा इंसान। जी। चलिए, गुलाम नबी आजाद जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यही सोचते हुए, इसी आशा के साथ कि कश्मीर जो है वो एक अब नए रास्ते पर चलेगा। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो ये थे आमने सामने में गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस के नेता। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।